Question number 49. HLB scale is more related to जो हमारा स्केल होता है HLB किस चीज से संबंधित है या रिलेट करता है। सबसे पहले अगर हम इसकी फुल फॉर्म पता लग जाए तो इजी हो जाएगा हमें याद करना। जो HLB इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, H से क्या होगा हमारा हाइड्रोफिलिक, HYDROPH ILLIC। H से क्या हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक। इसी तरह L से क्या होगा लाइपोफिलिक, LIPHOPHILLIC, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक। और B से क्या हो जाता है बैलेंस। ये जो हमारा हाइड्रोफिलिक है इसका क्या मतलब होता है, ये जो हाइड्रोफिलिक है इसका मतलब क्या होता है वाटर लविंग। और जो ये होता है हमारा दूसरा लाइपोफिलिक, इसका क्या मतलब होता है, LIPID लिपिड लविंग। लिपिड या ऑयल लविंग कुछ भी कह सकते हैं। एक चीज होती है अगर कोई चीज वाटर लविंग है तो लिपिड के लिए क्या होगी, वो लिपिड लविंग नहीं होगी। इसका मतलब लविंग का मतलब होता है घुल जाना। जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं वो पानी के अंदर घुल जाते हैं, लेकिन जो लाइपोफिलिक होते हैं वो पानी के अंदर नहीं घुलते। सेम जो लिपिड के अंदर घुल जाते हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, और जो वाटर में सोल्यूबल होता है लिपिड में क्या होता है इनसोल्यूबल। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप दोबारा मैसेज करना, मैं दोबारा बताऊंगा। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ, मुझे अभी भी अंदर से थोड़ा वैसा लग रहा है। जो H2O लविंग होते हैं, लविंग का मतलब जो इजीली उनके साथ मिल जाते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब है जो वाटर लविंग है, मतलब जो वाटर में क्या होंगे सोल्यूबल होंगे। जो चीज़ वाटर में सोल्यूबल होगी वो हमेशा ऑयल में इनसोल्यूबल होगी। तो जो हाइड्रोफिलिक है ये वाटर सोल्यूबल है और ऑयल क्या है इनसोल्यूबल। इसी तरह जो लाइपोफिलिक है ये लिपिड में तो सोल्यूबल है, मतलब ऑयल में तो सोल्यूबल है, लेकिन वाटर में क्या होते हैं इनसोल्यूबल। और HLB का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे सरफेक्टेंट जिनके अंदर हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक दोनों का बैलेंस हो, ना तो ज़्यादा वाटर में घुले और ना ज़्यादा क्या कहाँ घुले ऑयल के अंदर घुले, एक बैलेंस हो। तो अब जो हमारे ये है एनायनिक सरफेक्टेंट, यहाँ क्या नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये किसी एक की तरफ घुल जाता है, घुलते हैं ये। लेकिन जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है ये किसी भी तरफ नहीं घुलते, तो ये कहाँ आते हैं हमारे, ये HLB स्केल के अंदर आते हैं। मतलब ना तो ज़्यादा हाइड्रोफिलिक है और ना ही ज़्यादा लाइपोफिलिक है, एक बैलेंस सिचुएशन में। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। ना तो ये ज़्यादा पानी में घुलेंगे ना ज़्यादा ऑयल में घुलेंगे। अभी कह रहे हैं जो हाई नंबर है HLB का ये क्या इंडिकेट करता है, हमें पता होना चाहिए। जो HLB है ये इसकी मतलब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। ये जो इसका नंबर है ना ये हमारे लोवेस्ट 0 होता है, हाईएस्ट इसका क्या होता है हमारा 20। जो हमारा लोवेस्ट होता है ना 0, ये किस नेचर का होता है, अगर HLB की वैल्यू 0 होगी, 0 का मतलब है हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। ये क्या होगा हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। और इसी तरह अगर कोई 20 का है उसकी उसका नेचर क्या होगा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक या क्या बोल सकते हैं इसे लाइपोफिलिक। नहीं, हाइड्रोफिलिक मतलब लाइपोफोबिक। और जो हाइड्रोफोबिक है उसे हम क्या बोल सकते हैं लाइपोफिलिक। ये एक ही एच फालतू आ गया इसके अंदर से। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। जो
जो जीरो वैल्यू है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑयल सोल्यूबल होते हैं, ईजिली ऑयल में सोल्यूबल होते हैं, मतलब वाटर में इनसोल्यूबल होंगे। फोबिक का मतलब होता है जो वाटर से दूर भागे, मतलब वाटर में इनसोल्यूबल हो। जो हाई वैल्यू होगी वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, या हम क्या क्या कह सकते हैं, लाइपोफोबिक होगा। तो हमसे यही पूछा है इसने। और हाँ, कभी कभी 10 भी पूछ लेता है, अगर वैल्यू 10 हो, ये मिडल रेंज हो बिल्कुल। तो ये क्या होगी हमारी बैलेंस सिचुएशन। हाँ, अगर जीरो है तो क्या होगी चीज़, हाइड्रोफोबिक होगी, मतलब पानी से दूर भागेगी। और अगर 10 होगी तो बैलेंस है, 20 होगी तो हाइड्रोफिलिक, फिर पानी से वाटर लविंग होगी। तो इसने क्या कहा हमें, हाई नंबर इन एच एल बी के अंदर हाई नंबर का मतलब क्या है हमारा, हाइड्रोफिलिक। तो हम क्या लगा देंगे इसका, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी। मुझे उम्मीद है याद होगा, मतलब याद हो गया होगा, और ये वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इन इमल्शन इज जनरली, अगर कोई इमल्शन है उसके अंदर जो डिस्पर्स फेज होती है ना, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए किसी भी इमल्शन के अंदर, डिस्पर्स फेज की क्वांटिटी। ये टोटल क्वांटिटी का कितना होना चाहिए, 30% होना चाहिए। अगर 100 ml टोटल है तो 30 ml उसके अंदर क्या होना चाहिए, डिस्पर्स्ड फेज होना चाहिए। 70% हमारा बाकी होना चाहिए जो मेन सोलवेंट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू फॉर्म अ प्राइमरी इमल्सन ऑफ ओलिव ऑयल द क्वांटिटी ऑफ अकेशिया पाउडर इज, अगर हमें ओलिव ऑयल का क्या बनाना है, एक इमल्शन बनाना है, उसके अंदर जो अकेशिया पाउडर है मे भी हम कह सकते हैं डिस्पर्स फेज पाउडर, ये कितना होना चाहिए। अगर हमें 100 ml बनाना हो, इसके अंदर क्या होगा हमारा, एक तो हमारा ओलिव ऑयल होगा, और एक क्या होगा हमारा, एकेशिया पाउडर होगा। तो जो ओलिव ऑयल है, 1 मिनट, जो ओलिव ऑयल है, अगर ये एक सेकेंड, अगर ये 80 ml है तो हमारा एकेशिया पाउडर क्या हुआ, 20 ml। मतलब क्या, हमारा जो ये एकेशिया पाउडर होगा, ऑयल का क्या होगा, 1/4। 80 का 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे सबको आता है, बताने की जरूरत है नहीं। 80 का 1/4 करेंगे 20 ml। तो मतलब क्या है, 1/4 तो हमारा क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज होगा इसके अंदर, और 80 ml क्या होगा हमारा ये। अगर कई बार हमें 30 मिल जाए तो हम 30, मतलब वो 30%, अगर ये अभी तो हमने क्या निकाला यहाँ से, 20% निकाला, वो सॉरी 25% निकाला। अगर 1/4 का मतलब होता है 25%। अगर 30% भी मिले तो हम वो भी लगा सकते हैं, जैसे हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं 30%। तो अगर हमें 30% हो, मतलब 80 का 30% कितना होगा, अगर हमें मान लो 1/4 ऐसे ना मिलता, सीधा क्वांटिटी दे बतानी होती, तो अगर हम 30% निकालते तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जाती, मतलब लगभग हम क्या मानते कि 24 ml क्या लेते हैं, मैकेशिया पाउडर लेते, अगर हम 30% के हिसाब से करें। ये हमने 25% के हिसाब से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो टर्पेंटाइन लिनामेंट है ये क्या है, जो टर्पेंटाइन लिनामेंट है किस चीज़ का एग्जाम्पल है हमारा, वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल है, या ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन का है, या सॉल्यूशन है। लिनामेंट है, सॉल्यूशन नहीं बोलता, मैंने इमल्शन ही बोलते हैं लिनामेंट्स को। ये कौन से लिए वो होते हैं हमारे, इस तरह के जो हमारे लिनामेंट्स हैं, हम वाटर इन ऑयल बोलते हैं। क्या इसके अलावा कोई और भी होता है वाटर इन ऑयल में, जो हम मतलब डेली देखते हो आसपास हमारे। हाँ, जैसे कोल्ड क्रीम होती है जो, इसके अलावा जो हमने वो देखा है बटर होता है जो घी,
ये भी क्या होते हैं हमारे वाटर इन ऑयल होते हैं। इसी के जैसे क्या ऑयल इन वाटर में भी कुछ एग्जांपल है? हाँ, सबसे बेस्ट हमारा जो हम दूध पीते हैं नेचुरल है, नेचुरल ऑयल इन वाटर वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है। वो जो वैनिशिंग क्रीम आती है, ये बहुत बार पूछा है, ये वैनिशिंग क्रीम किस चीज़ का एग्जांपल है? तो ये याद करना है मैं, और याद भी होना ही चाहिए। मैंने इसका एग्जांपल लिखवा दिया है, एक एक दो दो। ये मतलब ये बेसिक एग्जांपल है, ये हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे पेस्ट हुआ, वो भी होता है इसके अंदर ही। ऑयल इन वाटर के अंदर ही क्या होता है हमारा, पेस्ट वगैरह भी होते हैं। इमल्सिफिकेशन वैक्स भी क्या होती है हमारी, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होता है। और हमारा जो टर्पेंटाइन लिनामेंट है क्या होता है हमारा, वाटर इन ऑयल। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो एस्टर है ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये किस लिए यूज होता है? एस्टर किस चीज का, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका एस्टर हम क्या करते हैं, हमारे फूड को प्रिजर्व करने के लिए। इसका मतलब क्या बोल देते हैं हम इसे, प्रिजर्वेटिव। किसके लिए? मैक्सिमम फूड के लिए, और भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचाते हैं। दो सब्सटेंस विच प्रिवेंट फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन, या फूड को खराब होने से जो बचाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट। सिंपल, प्रिवेंट जो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमें पता है ना, बहुत सारी जो नेचुरल पदार्थ होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं हमारे अंदर भी। जैसे टर्मरिक हुई, और सिनकोना हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हाँ, अभी मुझे एक परफेक्ट एग्जांपल ध्यान में नहीं आ रहा है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट एडिट ही नहीं होती वीडियो, इसलिए कई बार मुझे सोचने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उसे या तो आप थोड़ा आगे पीछे कर लेना। जैसे लेमन, लेमन हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। जो देखा होगा ना, जो वो होते हैं डिटॉक्सिफाइंग जो ड्रिंक होती है, जैसे ग्रीन टी हुआ, ये भी एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल है। सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आ जाते हैं एग्जांपल, ऐसी बात नहीं है। जो हम लेमन टी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, ये सब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट के बहुत सारे एग्जांपल है। और जो भी काढ़े वगैरह होते हैं ना, ये जो सुने होंगे आपने कि ये पी लो पूरा अंदर तक की सेल साफ कर देगा, ये सब एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल होते हैं। इसके अंदर ये जिंजर हुआ हमारा, टर्मरिक हुआ, और हमारा लेमन हुआ, और जितने भी मसाले हैं हमारे, ये मैक्सिमम क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी रखते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, जो इमल्सिफिकेशन के अंदर यूज हो, एज अ डिस्पर्स मीडियम भी और वैसे भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखो अगले ही आ गया, ये स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट क्या होंगे, जो प्रिपरेशन को क्या कर दे, स्वीट बना दे। मतलब हम बहुत सारे स्वीटनिंग एजेंट होते हैं ना, आर्टिफिशियल भी, और जैसे पैक्टिन हुआ, बहुत सारी जो फंगस होती है वो भी स्वीटनिंग एजेंट का काम करती है। एक लीफ होती है स्टीविया लीफ, ये बहुत यूज़ करते हैं लोग। जो डायबिटीज से पीड़ित लोग हैं, वो देखे होंगे जो शुगर फ्री आता है ना एक करके, उसके अंदर पता नहीं वो डालते हैं नहीं डालते, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन वो लिखते हैं मेड अप ऑफ नेचुरल स्टीविया लीव्स, एंटी स्वीटनिंग एजेंट, और नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, ऐसा फुलाना ढिकाना बहुत सारी चीज़ लिखेंगे। तो स्टीविया लीफ क्या है, स्वीटनिंग एजेंट में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइप ऑफ इमल्शन डिपेंड ऑन, अगर कोई भी इमल्शन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? सिंपल सी बात है, अपने इमल्सिफाइंग एजेंट के ऊपर। उसका इमल्सिफाइंग एजेंट किस तरह का है उसके ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। बाकी जो ऑयल रेशियो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इस पे भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ ओलियोरेजिन, वाटर और एकेशिया पाउडर, एक इमल्शन बनाने के लिए ओलियोरेजिन, वाटर और एकेशिया का किस रेशियो में लेते हैं? ये हम लेते हैं 1:2:1 के अंदर। एक फिक्स वो है। आ, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, 2 1 3 1 4, मान लो हमने मान लिया 40 ml। अगर हमें 40 ml कोई प्रिपरेशन बनानी है, इमल्शन बनाना है, कितने ml का, 40 ml का बनाना है।
तो ये कैसे कैसे आ जाएगी इसके अंदर। जो हमारा ये है हमारा ओली रेजिन है, ये कितने ml आ जाएगा, 10 ml आ जाएगा। रेशियो जो हमारा क्या है ये वाटर है, ये कितना हो जाएगा हमारा 20 ml आ जाएगा। रेशियो में ml नहीं लिखते। और जो हमारा ये है एकेशिया पाउडर, ये कितना ml हो जाएगा, 10 ml। अब हमने देखो ऊपर पढ़ा था, एक चीज पढ़ते हैं हम, ये जो है ये 10 ml आ गया, ये 40 का टोटल 40 था, और इसके अंदर एकेशिया पाउडर मतलब डिस्पर्स्ड फेस कितना 10 ml। तो हम देखते हैं ये इसका कितने परसेंट आ रहा है। 10 40 का कितने परसेंट है, देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, लगभग 25%। ये इसे क्या बोल सकते हैं, 1/4 भी तो बोल सकते हैं 25% को। 1/4 या 25 एक ही बात है। तो डिस्पर्सिंग फेज 1/4 25, यही तो हम पढ़ के आए थे ऊपर। ये रहा देखो, हाँ ये रहा, जो है ओलिव ऑयल है इसके अंदर केशिया पाउडर कितना होता है 1/4। 1/4 को क्या बोलते हैं 25%। और ये हमने 25% या 1/4 कुछ ही बोल सकते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं ना, पूरा 10 है वो मतलब हमारे पास 10 है, पूरा क्या है 40। तो ये इसका 10 कितने हो गया, जीरो से जीरो कट गया, तो क्या है 1/4 ही तो हो गया। तो वही हमने देखना था। उम्मीद है समझ आ गया होगा। द एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन, अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, इससे शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही था कि वाटर इन ऑयल का कौन सा एग्जाम्पल होता है। तो हमने क्या पढ़ा था वाटर इन ऑयल के अंदर, कोल्ड क्रीम हुई, ये हमारा वाटर इन ऑयल का होता है। इसके अलावा बटर भी होता है, ये भी किसका एग्जाम्पल है हमारा, इसका है। और जो हमारा वैनिशिंग क्रीम है, ये किसका पढ़ा था हमने, ऑयल इन वाटर का। इसी तरह पेस्ट भी किसका हो जाएगा हमारा, ऑयल इन वाटर का। इमल्सिफाइंग वैक्स भी क्या है, एक ये भी ऑयली सब्सटेंस ज़्यादा है, तो ये भी क्या होगा, ऑयल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता होगा ना ये पेस्ट वगैरह, ये तो बताने की मुझे जरूरत है नहीं। है जो ट्विन है, ये ट्विन बोल देते हैं, ये क्या है, ये ट्विनेजर या टीनेजर नहीं होता। ट्विन हमारी एक अलग वो होती है, सिर्फ एक स्टैंड ही होते हैं। इसमें ना दो होते हैं, एक तो ट्विन 20 और एक होता है ट्विन 80। यहाँ पे लिखते हैं TWEN। एक तो हमारा ट्विन 20 होता है और एक होता है ट्विन 80। ये हमारे कैसे होते हैं, इमल्सिफायर होते हैं। इमल्सिफायर की तरह यूज होते हैं। और जो इनका वो होता है, जो नेचर होता है किस तरह का होता है, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। इनका नेचर होता है हमारा हाइड्रोफोबिक। आज थोड़ी आवाज़ कमी रहेगी तो उसे एडजस्ट करना, मैं आज थोड़ा बाहर हूँ तो बाहर से ही क्लास ले रहा हूँ। नेचुरली अकरिंग नेचुरली अकरिंग इमल्शन इज, जो नेचुरली अकरिंग इमल्शन है वो क्या होता है हमारा, प्राकृतिक रूप से अकरिंग इमल्शन क्या होता है हमारा, मिल्क। और ये किसका एग्जाम्पल है, मैंने बताया था मिल्क कौन सा एग्जाम्पल होता है हमारा, ऑयल इन वाटर। एग योक लेटेक्स सॉल्यूशन, एग योक नेचुरल है लेकिन ये इमल्शन में नहीं आता। लेटेक्स भी क्या होता है हमारे एक तरह का गम टाइप का होता है, ये भी नेचुरल नहीं आता। शुगर सॉल्यूशन आर्टिफिशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाईफेजिक डोजेक फॉर्म कंटेन सॉलिड एज डिस्पर्स्ड फेज। ये कह रहा है इसके अंदर से कौन सा बाईफेजिक डोजेज फॉर्म है जो क्या करता है, सॉलिड को एज अ डिस्पर्स फेज कंटेन करता है। किसी को कुछ याद आ रहा है,
जो हमने सस्पेंशन पढ़े, एरोसोल सस्पेंशन होता है, सॉलिड को कैसे करते हैं एक डिस्पर्स फेज में। एरोसोल कंटेनर होते हैं ना, इसके अंदर प्रेशराइज तरीके से हम सॉलिड को क्या है डिस्पर्स फेज में कर देते हैं, तो ये क्या है सस्पेंशन होता है। ऑयल इन वाटर इमल्शन अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ऑयल इन वाटर के अंदर क्या होता है हमारा मिल्क होता है और वैनिशिंग क्रीम होती है। इसी तरह जो वाटर इन ऑयल है इसके अंदर क्या होता है हमारा बटर होता है और क्या होता है हमारा कोल्ड क्रीम होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन सस्पेंशन इज रिलेटेड टू, जो सेडिमेंटेशन रेट होता है ना सस्पेंशन के अंदर ये किससे रिलेटेड होता है। अब सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, ये हमारे पास कोई वो है बीकर, इसके अंदर हमने पानी भर लिया या सॉल्यूशन भर लिया, इसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल भी होते हैं, ये जो इसके अंदर तैरते रहते हैं, ये किस रेट से नीचे बैठते हैं इसी को क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन बोलते हैं। मान लो ये दो हमारे पास सॉल्यूशन है, एक के अंदर तो 2 मिनट के अंदर सारे नीचे बैठ गए, इसके अंदर 10 मिनट लग गए, तो हम क्या कह देंगे सेडिमेंटेशन रेट किसका फास्ट है, इसका। जो जल्दी बैठ गए उसका फास्ट, जो स्पीड है उसकी क्या है फास्ट है, तो इसका सेडिमेंटेशन रेट भी क्या होगा हमारा फास्ट होगा। अब जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है किस लॉ से रिलेट होता है, एक बार आंसर के ऊपर ही भंडक बिया कर दी। ये हमारा क्या होता है स्ट्रोक लॉ के अंदर होता है। ये जो नॉयली रो ये होता है नॉयले नॉयले लॉ ये कुछ नहीं होता। और जो हमारा फिकल लो होता है या सॉरी फिकल नहीं फिकी लो, जो फिकी लो होता है ये क्या होता है हमारा, ये डिफ्यूजन रेट को मेजर करता है, ये डिफ्यूजन के लिए यूज करते हैं हम क्या फिक्की रो। अब अगला पढ़ते हैं द, एक सेकेंड, हाँ, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इनडायरेक्टली प्रपोर्शन टू, जो सेडिमेंटेशन रेट है ये इनडायरेक्टली किसके पर वो होता है प्रपोर्शन। अब हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली में नहीं जाना, हम तो सिर्फ एग्जांपल देखते हैं। सेडिमेंटेशन पता है नीचे बैठने की वो, अगर पार्टिकल बड़े हैं तो सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा हमारा, अगर पार्टिकल हमारे बड़े बड़े हैं मतलब वजन ज़्यादा है तो सेडिमेंटेशन रेट फास्ट होगा, तो इसका मतलब पार्टिकल बड़े और सेडिमेंटेशन भी फास्ट, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया हमारा डायरेक्टली प्रोसेस हो गया। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना कि इनवर्सली। स्क्वायर ऑफ पार्टिकल ये डायमीटर है, अगर पार्टिकल का डायमीटर बढ़ा है तो उसका साइज भी बड़ा होगा, साइज बड़ा है वजन बड़ा है तो ये भी जल्दी सेटल होगा, तो ये भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगला देखते हैं हम विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज, अगर इसकी विस्कोसिटी गाढ़ी है तो ये क्या है धीरे धीरे होगा, अगर हम इसकी विस्कोसिटी को क्या कर दे बढ़ा दे तो ये जो सेडिमेंटेशन रेट है ये क्या हो जाएगा इसका अभी विस्कोसिटी है, अगर इसकी विस्कोसिटी कंटिन्यूस विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूस फेज, जो कंटिन्यूस फेज है उसकी विस्कोसिटी अगर कुछ भी है, अगर उसकी विस्कोसिटी हम कम करेंगे तो सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा फास्ट, अगर विस्कोसिटी को ज़्यादा करेंगे तो सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा स्लो, कम कर रहे हैं तो फास्ट, ज़्यादा कर रहे हैं तो स्लो, तो इसका मतलब क्या है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसे क्या ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूस फेज की विस्कोसिटी कम होगी तो सेडिमेंटेशन रेट फास्ट, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो सेडिमेंटेशन रेट स्लो। अगर ये बिल्कुल अगर ये पानी है इसके अंदर कोई भी पार्टिकल है इजिली नीचे आ रहा है, अगर मैं इसे पानी की जगह इसे शहद जैसा बना दूं फिर पार्टिकल को नीचे आने में टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो विस्कोसिटी हमने बढ़ाई तो सेडिमेंटेशन रेट क्या हो गया स्लो। अगर मैं इसकी विस्कोसिटी कम करके शहद की जगह इसमें पानी पानी जैसी विस्कोसिटी कर दूं तो सेडिमेंटेशन रेट फास्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अब समझ आ गया होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, विस्कोसिटी ज़्यादा हुई मतलब शहद बन गया तो नीचे बैठने की जो प्रोसेस है सॉलिड की वो स्लो हो जाएगी, अगर शहद की जगह पानी डाल दे फिर कोई चीज़ डाले तो जल्दी आएगी। अगर किसी को नहीं समझ आया ये पार्टिकल भूल जाओ, मैं एक सिंपल उसमें बताता हूँ शहद से ही। अब मुझे विस्कोसिटी के नाम पर शहद ही याद आता है और कुछ आता ही नहीं याद, तो कोई ये मत सोचना कि शहद ही क्यों बोलते हैं, वो पता ही शहद है तो और क्या करे। ये हमारे पास एक ड्रम है बाल्टी है, इसके अंदर क्या है मैंने कील ले ली छोटी सी, मैंने इसके अंदर पानी भरा,
पानी मतलब विस्कोसिटी इसकी बहुत कम है। मैंने कील डाली और जैसी पानी में कील डाली 2 सेकंड के अंदर ही बिल्कुल तली में आ गई। एक दूसरी बाल्टी ली, शहद से भर दी। खैर इतना बजट होगा नहीं, लेकिन फिर भी शहद से भर, ये पूरी बाल्टी भर चुकी है। अब इसके अंदर एक कील ली और वो मैंने डाली। क्या 2 सेकंड के अंदर वो कील जमीन पर आ जाएगी? इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी क्या थी? हाई। इसकी विस्कोसिटी हाई थी, इसकी विस्कोसिटी क्या थी? लो। तो इसके अंदर सेडिमेंटेशन रेट फास्ट हुआ। जिसकी विस्कोसिटी लो थी उसका सेडिमेंटेशन रेट क्या हुआ? फास्ट। जिसकी विस्कोसिटी हाई थी उसका सेडिमेंटेशन रेट क्या हुआ? स्लो। तो यहाँ ये अपोजिट बन रहे हैं ना एरो। अपोजिट एरो का मतलब ही होता है क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब तो आ गया होगा समझ, अब तो बिल्कुल बेहतरीन वाला एग्जांपल मिला है। तो इसका आंसर हमने क्या लगा दिया? ये। अगला डेंसिटी डिफरेंस कंटिन्यूस फेज और डिसकंटिन्यूस फेज। ये भी डिपेंड करता है, लेकिन ये डायरेक्टली करेगा। डेंसिटी कम है तो देर में, और ज़्यादा है तो जल्दी। विच वन ऑफ दिस डोजेस फॉर्म इज सस्पेंशन। इसके अंदर से कौन सी डोजेस फॉर्म है जो क्या है? सस्पेंशन के रूप में है। सस्पेंशन हमने देखो बहुत पहले पढ़ लिया था, लिनामेंट वाला। कहाँ गया? लिनामेंट पढ़ा तो था अभी। ये रहा देखो, टर्पेंटीन लिनामेंट। ये क्या है हमारा? इमल्शन फॉर्म है एक। ये तो क्या हो गई हमारी? इमल्शन। ये तो क्या हो गया हमारा? लिनामेंट। तो क्या हो गया हमारा? इमल्शन हो गया। और लोशन हमारा क्या हो जाता है? सस्पेंशन। गार्गल और माउथ वॉशेस क्या हो जाते हैं हमारे? ये सॉल्यूशन हो जाते हैं बेसिक। माउथ वॉश भी क्या है? सॉल्यूशन में आता है। नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज इजिली डिस्पर्स्ड ऑन शेकिंग। कौन सा डोजेस फॉर्म है? अगर मतलब इजिली डिस्पर्स का मतलब होता है गायब होना। डिस्पर्स अगर हम उसे शेक करें तो गायब हो जाता है। देखो दो तरह के ये होते हैं। एक बेसिक समझ लो, आगे तक काम आएगा। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। इनके अंदर लिक्विड होता है। इनके अंदर पार्टिकल भी होते हैं अपने छोटे छोटे। सॉलिड पार्टिकल में भी। हाँ, सेमी सॉलिड सॉलिड पार्टिकल होते हैं। तो ये पार्टिकल्स हैं जो फ्लोकुलेटेड होते हैं ना, इसके अंदर ही घूमते रहते हैं। और जैसे हम इस छोड़े तुरंत के तुरंत ही कहाँ जाते हैं? सेडिमेंट नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इनका सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा? इनका सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा? फास्ट होगा। ये जो पार्टिकल है ये इतनी जल्दी नीचे नहीं बैठते, इन्हें बैठने में क्या होता है? टाइम लगता है। इनका सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? स्लो। और लेकिन जब हम इसे शेक करते हैं ना, ये जो पार्टिकल है गायब हो जाते हैं बिल्कुल, हमें वाटर ही दिखता है पूरे के अंदर। लेकिन जब हम इन्हें शेक करते हैं तो भी इतनी जल्दी गायब नहीं होते। थोड़े से कम हो जाते हैं लेकिन इतनी जल्दी गायब नहीं होते। तो इनका जो वो है ये क्या होता है? स्लो होता है। जो मैंने ये वाले बताए ये क्या होते हैं? फ्लोकुलेटेड। और जो ये वाले बताए इन्हें क्या बोलते हैं? हम डीफ्लोकुलेटेड बोलते हैं। इनके बारे में समझ आया? तो ये कह रहा है इजिली डिस्पर्स किसके अंदर हो जाएंगे? फ्लोकुलेटेड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फ्लोकुलेटेड। इसके अंदर बताने के लिए इनके बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन हमें और भी करना है। नेक्स्ट वीडियो भी आनी है इसके बाद। तो इतना हमारे पेपर के लिए इतना बहुत है। पेपर में हमसे पूछ ले व्हाट इज फ्लोकुलेटेड, व्हाट इज डीफ्लोकुलेटेड, तो हमें पता होना चाहिए कि इनके पार्टिकल जो फ्लोकुलेटेड है उसके पार्टिकल शेक करने पे इजीली क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। लेकिन डीफ्लोकुलेटेड के पार्टिकल इजीली गायब नहीं होते। दूसरा, फ्लोकुलेटेड के जो पार्टिकल है इनका सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? हाई होता है। लेकिन जो डीफ्लोकुलेटेड है इनका सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा? स्लो होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना आप और भी सारे बना सकते हो पॉइंट। इनकी डेंसिटी कम उसकी ज़्यादा, इनकी विस्कोसिटी थोड़ी कम इसकी ज़्यादा। वो अब अगर हम डिटेल में पढ़ते तो हम इनके एक एक पॉइंट अलग से डिस्कस करते। हमने मेन चीज़ पढ़ ली है।
इसके बेस पे हम फ्लोकुलेटेड डीफ्लोकुलेटेड का हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी है। पार्टिकल फ्रॉम लूज एग्रीगेट्स इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क आर कॉल्ड। जो पार्टिकल है जो लूज एग्रीगेट बनाते हैं, देखो सीधी सी बात है, इसी के अंदर से एक चीज आया, जो पार्टिकल्स हैं अगर ये बिल्कुल टाइट पे, जैसे एक पार्टिकल ले रहा एक टाइट एक पार्टिकल ले रहा, अगर ये बिल्कुल टाइट बॉन्ड से अटैच होंगे, हम इन्हें हिलाएंगे फिर भी बॉन्ड टूटेगा नहीं तो गायब भी नहीं होंगे, ऐसे ही दिखेंगे हमें, विजिबल होंगे। लेकिन अगर ये पार्टिकल है, इनके बीच में बॉन्ड क्या है, बहुत लूज है, जैसे हम हिलाएंगे ये आपस में टूट जाएंगे। ये जैसे मान लो ये इतना बड़ा पार्टिकल था, बहुत सारे पार्टिकल मिल रहे थे, जैसे हमने लूज किया ये टूट गए, टूट के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, इतने ज्यादा माइनर पार्टिकल हो गए हमें दिखना गायब हो गए, तो हम क्या कहते हैं भाई ये गायब हो गए, ये गायब नहीं हुए, ये टूट के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर आ गए, इनके जो बीच का जो फोर्स था ना वो बहुत ज्यादा लूज था। तो यही कहना, जो पार्टिकल है ना ये फॉर्म करते हैं लूज एग्रीगेट, बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड जो अपने आपस में बनाते हैं, नेटवर्क का मतलब बॉन्ड। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेटेड ही तो बोलेंगे। अगर इनका जो ये बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो तो डीफ्लोकुलेटेड हो जाएंगे, लेकिन इनका लूज है इसलिए क्या होगा, फ्लोकुलेटेड होगा। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर आप कमेंट करना, फिर मैं एक अलग से वीडियो फ्लोकुलेटेड डीफ्लोकुलेटेड पे 5-7 मिनट की या 10 मिनट की, वो तो जितने में भी टॉपिक कवर होगा उतनी मिनट की मैं वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।